1978 बैच के राजस्थान कैडर के रिटायर्ड आईएएस राजीव महर्षि पद्म भूषण से सम्मानित होंगे। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने इसका श्रेय सीनियर्स की बेहतरीन गाइडेंस और अपने साथियों के अच्छे सहयोग का नतीजा बताया। उन्होंने बताया कि सम्मान से उनका नई पीढ़ी को निष्ठा और ईमानदारी से सिविल सेवा को करते हुए आम जनता के हित में कार्य करने की प्रेरणा देने का दायित्व और भी बढ़ जाता है। एनएससी की सहायक संस्था आईएफएससी में चेयरमैन की जिम्मेदारी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में होम कमिंग जैसा बताते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग को व्यवस्थित रूप देकर निवेशकों को आत्मनिर्भर बनाने उनकी प्राथमिकता रहेगी। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने भारत में लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन को बेहद जरूरी बताते हुए नेतृत्व क्षमता का उपयोग राष्ट्र के विकास में करने की बात कही। राजीव महर्षि से खास बातचीत की सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। आज हमारे साथ हैं पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पूर्व कैग राजीव महर्षि। आइए इनसे बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। किस तरह की खुशी महसूस करते हैं जब से ये घोषणा हुई है? पूरे जयपुर, पूरे राजस्थान में काफ़ी खुशी का माहौल है और ब्यूरोक्रेट्स के एक बड़े वर्ग में बड़े उत्साह का माहौल है। किस रूप में लेते हैं इसको? मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने तो अपना ड्यूटी किया, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी काबिलियत अनुसार, जितनी ईमानदारी निष्ठा से हो सकती थी उस तरीके से किया। लेकिन ऐसी उपलब्धि में केवल एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। इसमें जो सैकड़ों मेरे साथी हैं, भले ही मुझसे वो कनिष्ठ रहे हों, भले ही मुझसे वरिष्ठ रहे हों, उन सबका भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सीनियर से मुझे अच्छी गाइडेंस मिली है, कोलीग से मुझे अच्छा सहयोग मिला है और जो जूनियर्स हैं उन्होंने मुझे पूरी सहायता की है और मुझे भी उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा और उसके बाद जो किया वो जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा करने का प्रयास किया। अगर हम ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आपकी यात्रा को देखें तो किस रूप में आप देखना चाहेंगे? एक विहंगम दृश्य या एक सिंहावलोकन हम करें पूरे यात्रा के रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट के बाद भी एक के बाद एक जिस तरह से उपलब्धि मिल रही, किस तरह से इसको देखना चाहेंगे आप? ये तो मेरे हिसाब से तो ये एक जो जिम्मेदारी दी गई विभिन्न समय पर, भले ही वो जब मैं आईएएस में था, भले ही उसके बाद, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही मेरा कर्तव्य था और वही मैंने किया। इससे अधिक ना तो मैं कुछ कर सकता था और ना इससे कम करने का कोई इरादा था। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे जिम्मेदारी के पद मिले जिस पे मैं अपनी सहयोगियों के साथ कुछ करके कुछ अच्छा करने का जो हमने प्रयास किया। पद्म भूषण की अगर बात करें तो बहुत गिने चुने ब्यूरोक्रेट्स का नाम आता है। सिविल सर्वेंट के रूप में अगर बात करें तो एक फहरिस्त हम देखते हैं और इसमें भी राजस्थान कैडर के अगर आईएएस की बात करें तो बहुत चुनिंदा लोग हैं। ऐसे में आपको यह उपलब्धि मिलना किस तरह से बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं और एक ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से, राजस्थान कैडर के लिहाज से और राजस्थान के लिए किस तरह से आप अपनी सेवा को और इस उपलब्धि को देखते हैं? तो राजस्थान कैडर से तो बहुत अच्छे अधिकारी निकले हैं। टी चतुर्वेदी साहब और नरेश चंद्रा साहब को पद्म विभूषण मिला, बलवंत राय जी को और एमएल मेहता साहब को पद्म श्री मिला। तो हमारी तो उम्मीद ये रहेगी कि इससे जो हमारे अब जो पीढ़ी आई है वो इन सब से प्रेरणा ले कि अपना काम जितनी निष्ठा से और जितनी ईमानदारी से, जितनी मेहनत से हो सकता है उससे करें और कोई सम्मान मिले या नहीं मिले, कोई रिकग्नाइज़ करे नहीं करे, लेकिन अपना कर्तव्य ये है कि अपने को जो अपना को कार्य दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निर्वहन जो है जितनी अपनी काबिलियत है उसके अनुसार पूरा होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में अपनी इस पूरी यात्रा में कोई ऐसे मुकाम, कोई ख़ास ऐसे दिलचस्प पल, कुछ ऐसी दिल को छू लेने वाली बात जिसे राजीव महर्षि याद करना चाहेंगे इस बेहतरीन समय में? नहीं, ऐसी तो बहुत घटनाएं हैं, पर विशेषकर जब आईएएस में आके अपने करियर का प्रारंभ किया तो जो नायब तहसीलदार थे, जो गिरदावर थे, उनसे जो कार्य सीखा, जो हमारे स्टेट सर्विसेज के
अधिकारी थे जैसे श्रीकांत जी वगैरह, उनसे जो कार्य सीखा और उन्होंने जिस प्रकार से हमको सिखाया, उसके लिए उनको भुलाना बहुत मुश्किल है। मुझे एक नाम ध्यान आता है, हमारे नायब तहसीलदार थे अजमेर में, मोतीलाल जी। उन्होंने बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही धैर्य से मुझे पूरा रेवेन्यू का काम ठीक से समझाया और ये भी समझाया कि जो आपकी ईमानदारी और गैर ईमानदारी में क्या फ़र्क होता है। किसी के यहाँ चाय पीने से गैर ईमानदारी नहीं हो जाती है, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो गैर जिम्मेदारी की श्रेणी में आता है। तो ऐसे बहुत से लोगों का बहुत सा योगदान रहा और बहुत सी मीठी यादें भी हैं और मीठे पल भी हैं, भले ही वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में राजस्थान में हो, भले ही वो होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, भले ही वो सीएजी में हो। बहुत ऐसे क्षण हैं, कभी मौका लगेगा तो उन पर डिटेल में विवेचन करेंगे। एनएसई में आईएफएससी के चेयरमैन के रूप में भी आपकी जिम्मेदारी आपको मिली है और यह दोहरी खुशी की बात है। जिस दिन यह पद्म भूषण की घोषणा हुई उसी समय यह भी एक आई खबर, और इस जिम्मेदारी को कैसे लेते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या दायित्व रहेगा और देश की जो वित्तीय व्यवस्था है उसके हिसाब से किस तरह का दायित्व आप जिम्मेदारी बेहतरीन रूप से निभा पाएंगे? नहीं, ये तो आईएफएससी जो है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर। ये तो एक एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है अहमदाबाद में, जिसको अपन गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं। और वहाँ पर केवल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो डॉलर में हों या यूरो में हों वो हो सकते हैं। तो उससे बेसिकली जो एक अपना जो कारोबार था, जैसे कि निफ्टी का इंडेक्स है, उसकी ट्रेडिंग क्या कहते हैं सिंगापुर के एक्सचेंज में होती थी। इसी प्रकार एक हमारा जो करेंसी डेरिवेटिव है जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत आवश्यक है इन्वेस्टर्स के लिए, उसका भी सारा कारोबार जो है सिंगापुर में होता था। तो इन्वेस्टमेंट हमारा हो या निफ्टी इंडेक्स हमारा हो और उसका सारा कार्य चले, सारा जो उसका ट्रांजैक्शंस हों वो सिंगापुर में हों, ये तो ठीक बात नहीं लगती थी। इस हिसाब से ये बहुत पुराना इनिशिएटिव है। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तभी इसको चालू किया गया था। और मेरा सौभाग्य था कि जब मैं 2015 में वित्त सचिव के पद पे था, तब इसको वित्त विभाग ने इसकी वित्त मंत्रालय ने इसको अपनी क्लियरेंस दी थी। तो एक तरह से मेरे लिए होम कमिंग भी है और इससे इनडायरेक्टली इंडिया के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अब जो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट है या अपने यहाँ जो इंडेक्स है उसकी जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है या उसके लिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जो अब है बिना सिंगापुर जाए ये कार्य कर सकेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो फ़ीस और कमीशंस वगैरह होते हैं उसकी मात्रा भी काफ़ी होती है। लगभग सिंगापुर में लगभग 1000 करोड़ रुपए के बराबर पर डे के बराबर होती है। तो वो इनकम भी अब हमारे लोगों के पास, हमारे ब्रोकर्स के पास, हमारे लॉयर्स के पास, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बैंक्स हैं, उनके पास आया करेगी। तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इससे ये एक तरह का कदम था आत्मनिर्भरता की ओर, जो कि बहुत पहले इसके बारे में सोचा गया था और अब इसको अंजाम दिया जा रहा है। तो ये डायरेक्टली कोई इंडिया में इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, ये केवल इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए है। आपने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभाई, राजस्थान सरकार में बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई कई पदों पर। जो केंद्र है, केंद्र में गृह सचिव की जिम्मेदारी निभाई, वित्त सचिव की जिम्मेदारी निभाई, कैग की जिम्मेदारी निभाई। अब कोई ऐसा जिम्मेदार पद आप मानते हैं जिसके लिए हम सोच सकते हैं कि राजीव महर्षि जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय रह सकते हैं, क्या उसमें एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा पद? देखिए, एक सत्यता इस देश की ये है कि यहाँ का जो अब जनसंख्या है वो बहुत यंग है और मेरा ये मानना है कि अब लीडरशिप जो है वो रिलेटिवली यंगर आदमियों के पास, कम उम्र के लोगों के पास होनी चाहिए। हम लोगों ने अपना कार्य कर लिया, हमारा समय ढल गया। अब तो आवश्यकता ये है कि जो हमसे 20
साल 25 साल छोटे जो उम्र के जो लोग हैं वो इस देश की बागडोर संभालें। और इसलिए जैसे कि केंद्र सरकार में अपने जोधपुर के वैष्णव जी को लगाया गया है, वो शायद अब लेट 40s में ही होंगे। इस तरह के लोग सामने आएँ तो मेरे हिसाब से देश के लिए बेहतर होगा। और अब जो जिन लोगों की उम्र, मेरे जैसे लोगों की उम्र ढल गई है, उनके लिए तो अब सेवानिवृत्ति ही ठीक रास्ता है। तो ये हैं राजीव महर्षि, अपने पूरे सफ़र को इतनी वृत्तात्मक रूप से जो शेयर किया है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। इन्होंने मुख्य रूप से यह बात की है कि जो देश है भारत देश, वो जवानों की कंट्री के रूप में याद किया जाए और जवान बड़ी जिम्मेदारी संभालें, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी कामना है। और उससे भारत और आगे सतत रूप से विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। कैमरा जर्नलिस्ट पवन के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।